हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके हम कवर कर रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी हम देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात कर ली थी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि 61.11% भाग पर है, जहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करके चलेंगे। आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश देख के चलेंगे। जो मैंने आपको बताया था 9% भाग पर है, 10% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में देख के चलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स आपको दैनिक क्लासेज की ऐप पर पहले से अवेलेबल है। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसके नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके में राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज अलग से भी मिलेगी। ये सारा सब कुछ आपको दैनिक क्लासेज की ऐप पर मिलेगा। अभी कंप्लीट कोर्स 699 में मिल जाएगा। 1 अक्टूबर को यही कोर्स आपके 1000 रुपये का हो जाएगा। जल्द आप परचेज कर लें, ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं। तो आज हम मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी डिटेल आपको बता के चलूँगा। पॉइंट टू पॉइंट सारा सब कुछ बता के चलूँगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो के साथ साथ ही आपके सारा सब कुछ याद हो। वीडियो के साथ ही आप याद करके चलो। थोड़ा सा आप भी माइंड लगाओगे, अच्छे से बैठोगे, आप साथ साथ याद करके भी जाओगे। तो कोशिश करना कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं हो, अच्छे से आप बैठें। जब क्लास ले रहे हो तो केवल आप क्लास लें, 100% फोकस आपका क्लास पे रहे। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मैंने बोला था कि जहाँ मरुस्थल का और जहाँ मैदान का नाम आ जाए वहाँ हम बोलेंगे टेथीस सागर के अवशेष हैं। ये हमने बात की थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मैदान, पूर्व के मैदान किसका अवशेष है? टेथीस सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करें, जहाँ पर्वत का नाम आ जाए, जहाँ पठार का नाम आ जाए, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है, तो आप करोगे गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आपको पूछा जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? बस आपको ध्यान रखना है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, आपको इतना ध्यान रखना है। वैसे प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में अगर हम डिटेल से देखें तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा, लेकिन वो आपके इतना काम का नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। ये जो अरावली है ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। एक बार एग्जाम में प्रश्न बना था, प्रश्न था कि अरावली है, ऑप्शन है कि नवीन पर्वतमाला, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। कई स्टूडेंट ने नवीन पर्वतमाला कर दिया था, गलत हो जाएगा। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन है। तो आपको ध्यान रखना है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना है। अब जो आप ये अरावली देखते हो, अरावली पर्वतीय प्रदेश देखते हो, ये एक अवशिष्ट के रूप में आप इसको देखते हो। अब इसका अवशिष्ट ही बचा है। अब जो हम अरावली देखते हैं इसका अवशिष्ट ही आपको ध्यान रखना, अवशिष्ट इसका बचा है। आप वायु अपर्दन से बात कर सकते हो, हम बात करें वर्षा से, इसका अवशिष्ट रूप आपको देखने को मिलता है, अवशिष्ट रूप बचा है। पहले अरावली इससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर थी, काफ़ी ऊंचाई पर थी। अब हम इसका केवल अवशिष्ट रूप ही देखते हैं। अब ये अवशिष्ट के रूप में ही बची है, ये आप ध्यान रखोगे। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, एवरेज हाइट पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। देखो, अरावली से काफ़ी प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आपको ध्यान सभी रखने हैं। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है पूछा जाएगा, 930 मीटर आपको ध्यान रखना है। 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है।
और अरावली किन चट्टानों से निर्मित है, पूछा जाता है कि अरावली किन चट्टानों से निर्मित है, तो एक क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। अरावली क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम अरावली की बात कर रहे हैं, उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, अवशिष्ट के रूप में बची है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली आ जाएगी। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्वार्टजाइट चट्टानों से अरावली निर्मित है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ये सारी डिटेल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर हमने बात की 9% भूभाग पर है, 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% भूभाग पर यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में आपको काफ़ी जनजाति देखने को मिल जाएगी। जैसे हम बात करेंगे भीलों के बारे में बात करें, मीणा हो गए, गरासिया हो गए, डामोर हो गए, ये इस अरावली पर्वतीय प्रदेश अरावली क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक भील जनजाति, आपको उदयपुर उत्तर करना है। सर्वाधिक गरासिया पूछ ले, गरासिया सिरोही, हम बात करते हैं गरासिया सिरोही। डामोर पूछ ले, डूंगरपुर, डामोर कहाँ होंगे, डूंगरपुर में होंगे। भील पूछ ले, उदयपुर आपको करना है। सर्वाधिक भील जनजाति कहाँ पाई जाएगी, उदयपुर में, आपको उदयपुर उत्तर करना है। सर्वाधिक गरासिया पूछ ले, गरासिया सिरोही उत्तर करना है। डामोर जनजाति पूछ ले, क्या करोगे, डामोर डूंगरपुर आपको उत्तर करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। ये जो इसकी टोटल अरावली फैली हुई है, टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। तो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी ये 692 किलोमीटर होगी। कहाँ से कहाँ तक होगी, खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, ये टोटल लेंथ 692 किलोमीटर होगी। राजस्थान में कितनी है, 80% तो राजस्थान में ही है। अरावली 80% तो राजस्थान में ही फैली हुई है। मैं बात कर रहा हूँ 550 किलोमीटर तो अरावली राजस्थान में ही फैली हुई है। 692 में से 550 किलोमीटर अरावली राजस्थान में ही फैली हुई है। और ये राजस्थान में हम बात करेंगे सिरोही से लेकर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक फैली हुई है। सिरोही से लेकर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक अरावली फैली हुई है। राजस्थान में 80% आपको अरावली देखने को मिलेगी। 550 किलोमीटर अरावली तो आपको राजस्थान में ही देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर, कहाँ से फैली हुई है, खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान में कितनी है, 80% है, 550 किलोमीटर है। सिरोही से लेकर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक फैली हुई है। यह आपको ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि हम अरावली की तुलना किससे कर सकते हैं। हम अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से कर सकते हैं। अपलेशियन पर्वत की बात करें, जैसे अरावली है वो कर्णवत फैली हुई है, कर्णवत रूप में फैली हुई है। अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका का है वो भी कर्णवत रूप में ही फैला हुआ है। तो अरावली की तुलना की जा सकती है अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जा सकती है। अपलेशियन पर्वत भी कर्णवत रूप में फैला हुआ है और हमारी अरावली भी कर्णवत रूप में फैली हुई है। पॉइंट टू पॉइंट सारा सब कुछ इसी तरह हम कवर करके चलेंगे। आपके एग्जाम में कहीं से प्रश्न आए हम सारा सब कुछ सही करें। फिर पूछा जाएगा कि हमारी जो अरावली है ये राजस्थान के मुख्यतः कितने जिलों में फैली हुई है। मुख्यतः हम बात करें तो कितने जिलों में फैली हुई है। हम बात करेंगे राजस्थान के टोटल 13 जिलों में फैली हुई है। 13 जिलों में फैली हुई है। 2 जिले तो अब तक आपने देख लिए, कौन कौन से देख लिए, सिरोही की हमने बात की, वहाँ से शुरू होती है, और एक हमने बात की एंड की झुंझुनू की, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू ख़त्म होती है। तो जो 2 जिले तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में मेवाड़ वाला क्षेत्र,
एक हमारे पाली आएगा, उसके बाद में मेवाड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। मेवाड़ वाले क्षेत्र की बात करेंगे जिसमें उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद आ गया, ये वाला आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर इसमें आ जाएगा, डूंगरपुर आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे सीकर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अलवर भी आपको इसमें ध्यान रखना है। पाली की हम बात करें, पाली आपको ध्यान रखना है। अजमेर आपको ध्यान रखना है, इसमें अजमेर भी आ जाएगा। तो टोटल 13 ज़िले आपको ध्यान रखने हैं। उदयपुर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, एक भीलवाड़ा आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा हो जाएगा। सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, पाली आ जाएगा और जयपुर आ जाएगा। कुल 13 ज़िले आपको ध्यान रखने हैं। 13 ज़िले इसके अंतर्गत आएंगे, 13 ज़िलों में फैली हुई है। फिर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश आप देख रहे हैं, यहाँ जलवायु कौन सी है? यहाँ उपोआर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपको उपोआर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। वर्षा कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर तक आपको यहाँ वर्षा देखने को मिलेगी। 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। उपोआर्द्र जलवायु पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न बताता हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर कई बार पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखना, प्रश्न ध्यान से सुनना। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अगर स्थान पूछ लिया तो माउंट आबू सिरोही करना है, जहाँ 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। स्थान की बात करी है मैंने। पूछेगा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न अलग है। मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अगर जिला पूछ ले तो झालावाड़ उत्तर करना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही है, ध्यान रखना है। और झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा। झालावाड़ को हम राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संतरे सर्वाधिक होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने बताया आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको सारी ध्यान रखनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा, ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश ही हो गया तो यहाँ खनिज आपको पता है, खनिज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से खनिज मिल जाते हैं आपके यहाँ पे? सीसा मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, जस्ता मिल जाएगा, अब्रक मिल जाएगा। अब्रक आपने देखा होगा भीलवाड़ा में ज़्यादा पाया जाता है, और भीलवाड़ा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अब्रक मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा। चांदी भी उदयपुर उसके आसपास वाले क्षेत्र में होती है। लोहा मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, फेल्सपार मिल जाएगा। फेल्सपार की भी हमने बात करी थी। फेल्सपार कहाँ मिलेगा? अजमेर में मिलेगा, तो अजमेर भी इसके अंतर्गत आता है। ग्रेनाइट मिल जाएगा। तो ये आपको खनिज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक हो गया, ग्रेनाइट हो गया, फेल्सपार हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चांदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। ये खनिज भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया तो यहाँ पे दर्रे भी देखने को मिलेंगे, पास भी देखने को मिलेंगे। पास क्या होता है? जो हम पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, इनको पहाड़ों को काट कर जो तंग रास्ता बना दिया जाता है, जो एक रास्ता बना दिया जाता है, उसे ही हम दर्रे कहते हैं। अरावली में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से पास पाए जाते हैं? एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और कई बार पूछे गए हैं, कई बार बने हैं। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रा राजस्थान के किस ज़िले में है? राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। आपसे पूछा जाएगा केवड़ा की नाल दर्रा राजस्थान के किस ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में है। फुलवारी की नाल दर्रा राजस्थान के किस ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और देबारी, ये तीनों ही दर्रे उदयपुर ज़िले में हैं, आपको ध्यान रखना है। तो केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे हमारे राजस्थान के उदयपुर में हैं। देसूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल, ये दर्रे कहाँ हैं? ये पाली में आते हैं। देसूरी की नाल और सोमेश्वर नाल, ये दर्रे राजस्थान के किस ज़िले में हैं? पाली ज़िले में आते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ ले, सोमेश्वर की नाल दर्रा राजस्थान के किस ज़िले में है? राजस्थान के पाली ज़िले में है, आपको ध्यान रखना है। देसूरी पूछ ले, सोमेश्वर पूछ ले, पाली करना है। फिर पूछ सकता है कामली घाट दर्रा कहाँ है? जिलवा की नाल कहाँ है? राजसमंद में है।
कामली घाट और जिलवा की नाल कहाँ है? राजसमंद में है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। ठीक है। देसुरी की नाल और सोमेश्वर की नाल दर्रे राजस्थान के किस ज़िले में है? पाली ज़िले में है। कामली घाट और जिलवा की नाल दर्रे राजस्थान के किस ज़िले में है? राजसमंद ज़िले में है। तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार आपके यहाँ से प्रश्न बनता है। अब हम बात करते हैं कि अरावली को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अरावली की जो हाइट है, ऊंचाई है, ऊंचाई के आधार पर हम अरावली को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारे उत्तरी अरावली होगी, एक हमारे मध्य अरावली होगी, एक हमारे दक्षिणी अरावली होगी। उत्तरी अरावली का मतलब हो जाएगा ये जयपुर इसके आसपास वाली अरावली। मध्य अरावली का मतलब होगा अजमेर के आसपास वाली अरावली। और दक्षिण अरावली का मतलब हो जाएगा ये मेवाड़ उसके आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ वाली अरावली। तो ऊंचाई के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटेंगे और ये तीनों ही भाग आपको अच्छे से देखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता के चलूँगा उत्तरी अरावली के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या क्या यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो हम देखेंगे। देखो, उत्तरी अरावली की बात करें तो लगभग आप मान सकते हो जयपुर संभाग वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे जयपुर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया। दौसा इसके अंतर्गत वैसे नहीं लिया जाता है। वैसे हम मोटे मोटे बात करेंगे, जयपुर, सीकर, अलवर और झुंझुनू ये वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो उत्तरी अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? उसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर आपको ध्यान रखना है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एग्जाम में प्रश्न बनेगा, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ कौन से ज़िले में है? सीकर ज़िले में है। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर, ऊंचाई 1055 मीटर है। एग्जाम में प्रश्न बने उत्तरी अरावली की, देखो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे रघुनाथगढ़ सीकर, ऊंचाई 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछेगा उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खोजयपुर है। कौन सी है? खोजयपुर है। ऊंचाई पूछ ले, 920 मीटर उसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर उसकी ऊंचाई है। उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी खोजयपुर है, ऊंचाई 920 मीटर आपको ध्यान रखना है। और ये जो उत्तरी अरावली वाली क्षेत्र है, यहाँ आपको बेराट की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। बेराट की पहाड़ियाँ, विराटनगर जयपुर वाला क्षेत्र, बेराट की पहाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। खंडेला की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? सीकर में। खंडेला की पहाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। तोरावाटी की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। तोरावाटी पहाड़ियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और मालखेत की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में है, विराटनगर जयपुर। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में, आपको ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था, उदयनाथ की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस ज़िले में हैं? 90% तक स्टूडेंट उत्तर करा के आए थे उदयपुर में हैं। उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर में नहीं हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में हैं। तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ आपसे पूछ ले कहाँ है, अलवर आपको उत्तर करना है। तो उत्तरी अरावली के बारे में हमने बात कर ली, 450 मीटर औसत ऊंचाई है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी खोजयपुर है, ऊंचाई 920 मीटर है। मालखेत की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। खंडेला की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। तोरावाटी की पहाड़ियाँ यहाँ देखने को मिल जाएंगी। मध्य अरावली के बारे में बात करते हैं। मध्य अरावली का हमारा सीधा साधा मतलब हो गया अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र मध्य अरावली के अंतर्गत आएगा। अजमेर उसके आसपास वाला क्षेत्र। औसत ऊंचाई पूछे तो 550 मीटर औसत ऊंचाई है। उत्तरी की 450, 100 बढ़ा दो, 550 मीटर यहाँ की औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। 550 मीटर औसत ऊंचाई है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मायरजी है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपके गोरमजी या मायरजी है। ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मायरजी, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। 933 मीटर आपको ध्यान रखना, 933 मीटर उसकी ऊंचाई है। यह कहाँ मिलेगी आपको? यह टोडगढ़ में, अजमेर में, मेरवाड़ा की पहाड़ियों में है। टोडगढ़ अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ियों में आपको ये देखने को मिलेगी, गोरमजी या मायरजी। ऊंचाई 933 मीटर है। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़ है। तारागढ़ कहाँ? अजमेर में। ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, ये उसकी ऊंचाई 870 मीटर मानती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जब आप पुस्तकें पढ़ोगे तो आपको 870 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 870 मीटर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान मानती है, ये आप ध्यान रखोगे। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मायरजी है। दूसरी पूछे टोडगढ़ है, आपको ध्यान रखना है। अजमेर उसके आसपास वाला क्षेत्र आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण अरावली के बारे में। दक्षिणी अरावली, जहां आपको सर्वाधिक ऊंचाई देखने को मिलेगी। आबू पर्वत जहां आपको देखने को मिलेगा, जहां राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर देखने को मिलेगी। गुरु शिखर जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। दक्षिणी अरावली के बारे में हम बात करते हैं। दक्षिणी अरावली का मेरा मतलब हो गया ये जो सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, ये वाला एरिया हो गया। सिरोही वाला एरिया हो गया, उदयपुर वाला एरिया हो गया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये इसके आसपास वाला क्षेत्र हो गया। ये दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी अरावली के बारे में बात करें तो इसको हम मुख्य अरावली भी कहते हैं। ये जो दक्षिणी अरावली है ये मुख्य अरावली भी कहलाती है। सर्वाधिक ऊंचाई भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कहाँ है? सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये कर्नल जेम्स टोड वही हैं जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये नाम दिए थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा नाम किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। आपके जो पिछली बार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था। कई स्टूडेंट इसको कर्नल जेम्स टोड आंसर करके आ गए थे। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा नाम दिया था। राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था। राजपूताना नाम कर्नल जेम्स टोड ने नहीं दिया था, जॉर्ज थॉमस ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। अब ये जो दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली को भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो हमारा ये आबू पर्वत खंड हो जाएगा। आबू पर्वत खंड हो जाएगा जहाँ हाइट सर्वाधिक है, ऊंचाई सर्वाधिक है। एक मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश हो जाएगा। दो भागों में बांटेंगे, आबू पर्वत खंड और मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आबू पर्वत खंड के बारे में बात करेंगे। आबू पर्वत खंड जहाँ पे अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई भी है। 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अरावली पर्वत खंड जहाँ सर्वाधिक अरावली की आपको ऊंचाई देखने को मिलती है। तो इसके बारे में हम अरावली पर्वत खंड के बारे में बात करेंगे। हमने देख लिया यहीं आपको राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। कौन सी? गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और यहीं राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी भी देखने को मिलेगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है।
ये सेर कहाँ है? सेर भी सिरोही में ही है और इसी आबू पर्वत खंड के अंतर्गत आता है। तो सेर आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। मैं आपको बताता हूँ कई बार कि महाराणा प्रताप को भी हम राजस्थान का सेर कह सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी। और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सेर है। सेर की ऊंचाई भी 1597 है। तो 1597 मीटर सेर की ऊंचाई है और राजस्थान का शेर महाराणा प्रताप। इस तरह से 2 प्रश्न आप एक साथ याद रख सकते हो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। कहाँ है? सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर ऊंचाई है। वो भी इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, प्लेटू कौन सा है? उड़िया का पठार है और वो भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको शेर देखने को मिल जाएगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाकर किसे कहते हैं? कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाकर किसे कहते हैं। तो जो ये सिरोही के अंदर जो तेज़ ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, इन्हें ही भाकर कहा जाता है। सिरोही के अंदर जो तेज़ ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, इन्हें भाकर कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसराना भाकर, जारौला भाकर, रोजा भाकर, ये जालोर में है। सिरोही में जो तेज़ ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, इन्हें भाकर कहते हैं। लेकिन इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर, ये जालोर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आपसे पूछा भाकर किसे कहेंगे? सिरोही में जो तेज़ ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, इन्हें ही भाकर कहेंगे। लेकिन इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर, ये जालोर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में पूछ लेगा इसराना भाकर कहाँ है? जालोर में है। रोजा भाकर कहाँ है? जालोर में है। भाकर किसे कहते हैं? सिरोही में स्थित तेज़ ढाल वाली पहाड़ियाँ, जो तेज़ स्लोप होता है, उन्हें भाकर कहते हैं। ध्यान रखना है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपके जो आबू पर्वत खंड है, ये जो आबू पर्वत खंड है, इसके आप पश्चिम में बात करोगे तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। आबू पर्वत खंड के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत है। आबू पर्वत खंड के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई 869 मीटर है। डोरा पर्वत ऊंचाई 869 मीटर है, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश के बारे में। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश मतलब मेवाड़ वाला एरिया हम बात करेंगे, जिसमें उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, हमने डूंगरपुर की बात करी, प्रतापगढ़ की बात करी। ये मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, इसके बारे में बात करते हैं। आपने गोगुंदा का नाम सुना होगा। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। भोराट का पठार किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भोराट का पठार किसे कहते हैं। तो आपकी जो गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद, इनके मध्य जो पठारी क्षेत्र है, वही भोराट का पठार कहलाता है। गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद, इनके मध्य स्थित जो पठारी क्षेत्र है, पठार वाला क्षेत्र है, उसे भोराट का पठार कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है। गोगुंदा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, इनके मध्य स्थित पठारी क्षेत्र भोराट का पठार कहलाता है। और यहीं आपको चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा देखने को मिलेगी। राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा, जरगा कहाँ? उदयपुर में है। इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऊपरमाल का पठार किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊपरमाल का पठार किसे कहते हैं। तो आपकी जो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा, इनके मध्य जो ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ क्षेत्र है, उसे ही हम ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। उसे ही ऊपरमाल का पठार कहते हैं। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा, इनके मध्य जो ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ क्षेत्र है, इसे ऊपरमाल का पठार कहते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा, इनके मध्य ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। देशहरो किसे कहते हैं? देशहरो, सदा हरा रहने वाला क्षेत्र, देशहरो।
सदा हरा रहने वाला क्षेत्र है, तो उदयपुर के जरगा व रागा पहाड़ियों की बात करेंगे। इनके मध्य जो सदा हरा रहने वाला क्षेत्र है उसे हम देशहरों के नाम से जानते हैं। उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य सदा हरा रहने वाला क्षेत्र देशहरों के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेसा का पठार किसे कहते हैं? काफ़ी आसान है, जो चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है वही मेसा का पठार कहलाता है। तो चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग मेसा का पठार कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा मेसा का पठार कहते हैं, चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग मेसा का पठार कहलाता है। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है उसे ही हम मेसा का पठार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अंतिम हम बात करते हैं गिरवा के बारे में। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ चारों ओर से जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है यही गिरवा कहलाता है, और ये क्षेत्र तस्तरी नुमा है। उदयपुर का चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। ये क्षेत्र तस्तरी नुमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में कंप्लीट सारा सब कुछ देख लिया। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में सारी डिटेल हमने देख ली। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देख लिया, अरावली पर्वतीय प्रदेश देख लिया। अगली क्लास में हम पूर्वी मैदानी भाग के बारे में बात करके चलेंगे, पूर्वी मैदानी भाग कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, आप वापस से वीडियो अच्छे से देखोगे, आपके वीडियो देखते देखते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इनको अच्छे से आपको याद करके चलना है। थोड़े से एफर्ट आप भी लगाया करो। डेनियल क्लासेस के जैसे वीडियो दिखे आप सब में शेयर जरूर कर दिया करो। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके आपको दी बेस्ट करना है, डेनियल क्लासेस चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा वो आपको तुरंत यहाँ पर मिलेगा, तुरंत नई जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद।